Hello students, today we discuss about the third topic of third unit, that is use of media and technology in environmental education। तो हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि पर्यावरण संकट के समाधान हेतु संचार माध्यम का क्या प्रयोग होता है पर्यावरणीय शिक्षा में। तो संचार माध्यम, सबसे पहले हमें समझना होगा कि संचार माध्यम क्या होते हैं। ऐसे माध्यम जिनके थ्रू हम कोई ना कोई रोचक विचार, कोई भी तथ्य, कोई भी जानकारी, ज्ञान या कोई भी कॉन्सेप्ट किसी मनोरंजक तरीके से दूसरों तक पहुंचाते हैं, जन सामान्य तक पहुंचाते हैं, उसको हम एक तरीके से संचार माध्यम कहते हैं। मीडिया का उसको नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट, ये जो टॉपिक का है, इसको समझने की ज़रूरत है कि मीडिया कैसे इन्वायरमेंटल क्राइसिस को ओवरकम कर सकती है और किस तरीके से हम मीडिया का यूज़ करते हुए इन्वायरमेंटल एजुकेशन को सर्कुलेट कर सकते हैं, उसके बारे में ज्ञान दे सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं इन पर्यावरणीय शिक्षा में। तो देखिए, अब पर्यावरणीय शिक्षा में इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा क्या होता है कि हम जो भी पर्यावरण से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, पर्यावरण से रिलेटेड जानकारी है, कोई नई इनोवेशन है, कुछ भी है, तो उसको हम जनसंचार तक पहुंचा सकें। तो इसको हम 3 तरीके से विभाजित करते हैं संचार के माध्यमों को। पहला है ऑडियो मीडिया, दूसरा विजुअल मीडिया और तीसरा है ऑडियो विजुअल बोथ मीडिया। तो ठीक है, तो पहले ऑडियो मीडिया में अगर हम बात करते हैं तो हम ऐसे मीडिया का प्रयोग करते हुए जिनके थ्रू हम केवल ऑडियो फॉर्म में ही जानकारी को प्रेषित करते हैं, उसको हम ऑडियो मीडिया कहते हैं। जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, रिकॉर्ड प्लेयर, ये सब हो गया। इसके अलावा विजुअल मीडिया, जिसमें हम किसी विजुअल प्लस ऑडियो के साथ हम इसको प्रयोग करते हैं। जैसे पत्र पत्रिकाएँ हैं, कार्टून हैं, मूक है, चलचित्र हैं, इनका प्रयोग करते हुए हम किसी जानकारी को प्रेषित करते हैं, उसे हम विजुअल मीडिया कहते हैं। इसके बाद जो थर्ड क्वालिटी आती है, कैटेगरी आती है, उसको हम कहते हैं ऑडियो विजुअल मीडिया। तो ऑडियो विजुअल मीडिया, ये जो हम कह रहे हैं, इसमें क्या है, चलचित्र, दूरदर्शन, वीडियो, सिटी केबल के द्वारा हम जानकारी को प्रेषित करते हैं। अब इन मीडिया का प्रयोग क्या है, इनमें देखिए, इनके भी बहुत सारे प्रारूप हैं जो कि हम ऑडियो वीडियो विजुअल मीडिया कहते हैं। इसके प्रारूप हमें देखने को मिलते हैं बुक मीडिया के फॉर्म में। तो ऐसे बहुत सारी, जैसे मैगज़ीन हो गई, जैसे बुक हो गई, चलचित्र हो गए, पुस्तकें हो गई, पत्र पत्रिकाएँ, समाचार पत्र, बुलेटिन इत्यादि आ गए, निबंध, साहित्य आ गए, कार्टून से रिलेटेड आ गए। इन सब के माध्यम से हम दैनिक पर्यावरणीय लेखों को लोगों तक पहुंचाते हैं। कोई भी, आप लोग देखते हैं खुद ही, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो अगर कोई इन्वायरमेंटल क्राइसिस आई है, कोई बड़ी दुर्घटना हुई है, तो एक कार्टून के माध्यम से लोगों को ये समझाया जाता है कि ये कितनी बड़ी क्राइसिस है, इसके प्रति अवेयर रहें, क्योंकि इसको एक मनोरंजक तरीके से दर्शाया जाता है तो ये लोगों के दृष्टिपटल पर बहुत लंबे समय तक छपी रहती है। तो इसलिए हम इस तरीके की रोचक पुस्तक व पत्र पत्रिकाओं को बुक मीडिया के फॉर्म में यूज़ करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जर्नल्स होते हैं जो बुक मीडिया के फॉर्म में होते हैं। जैसे नेचर, आपने अपनी लाइब्रेरी में देखा होगा, नेचर करके एक जर्नल पब्लिश होता है जिसमें पर्यावरण से रिलेटेड जो भी लेख, अभिलेख छपे होते हैं वो प्रकाशित किए जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं मैकेनिकल मीडिया में। मैकेनिकल मीडिया में रेडियो, टेप रिकॉर्डर, कैमरा, वीडियो, टेलीविज़न, स्लाइड्स, प्रोजेक्टर, इन सब का प्रयोग करते हुए हम पर्यावरण के घटकों से संबंधित क्रियाकलापों को दिखाते हैं और इसको हम किसी लघु डॉक्यूमेंट्री, गीतों या सरल माध्यमों के प्रयोग से भी प्रेषित करते हैं। इसमें आपने बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी होंगी, जैसे जी पर प्रसारित किया जाता था हम ज़मीन करके एक सीरियल प्रसारित किया जाता है। उसमें पर्यावरण से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, डिस्कवरी चैनल, नेशनल जियोग्राफिक चैनल, ये सब आपने देखे हैं, जो मैकेनिकल मीडिया का माध्यम है, जहां पर आप घर बैठे उस पर्यावरणीय क्षेत्र का अनुभव ले सकते हैं। वहां पर किस तरीके की इकोलॉजी है वो सब आपको बताई जाती है। इसके साथ साथ ही बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, एक तरीके के ये नेचुरल डिज़ास्टर हैं, इनसे कैसे बचाव किया जा सकता है, फॉरेन कंट्रीज़ में किस तरीके से इनके
इनके डेवलपमेंट किए गए हैं इनसे बचाव करने के लिए, तो इसकी जानकारी अवेयरनेस के फॉर्म में आप तक सर्कुलेट की जाती है, जो कि एक मीडिया है और उसके थ्रू ही हम पर्यावरण शिक्षा को बहुत अच्छी तरीके से प्रेषित कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। लोकल चैनल पर भी ऐसी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ आती रहती हैं जो कि पर्यावरण से संबंधित हैं और उनका प्रयोग किया जाता है इन्वायरमेंटल एजुकेशन को देने के लिए। आपने ऐसी कोई शॉर्ट फिल्म या इकोलॉजी से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड देखी है तो उसको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि वो एक तरीके की मैकेनिकल मीडिया के अंतर्गत आती है। इसके बाद हम आते हैं इंस्टीट्यूशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल मीडिया। अब इंस्टीट्यूशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल मीडिया का क्या मतलब है? बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि अपनी स्वयं की पत्रिका को पब्लिश करते हैं। जैसे आप भी बहुत सारे स्कूल्स में गए होंगे तो वहाँ पर पर्यावरण से संबंधित ऐसी पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं जो कि उनके स्कूल के अंदर ही जो लेख होते हैं बच्चों के द्वारा लिखे जाते हैं, शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा लिखे जाते हैं, जो पर्यावरण प्रकोष्ठ के फॉर्म में या पर्यावरण शिक्षण के फॉर्म में चेतना लाई जाती है, जिसके थ्रू इस तरीके से ऐसी बहुत सारी मैगजीन्स इंस्टीट्यूशन के लेवल पर ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं, पब्लिश की जाती हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एनसीईआरटी है, आईआईटीज़ हैं, इनकी भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ ऐसी पत्रिकाएं निकलती हैं जिसमें जो करंट मुद्दे हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड वो प्रकाशित किए जाते हैं और उसी के माध्यम से हम लोगों को ये इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं। अगर कोई नए नए आविष्कार हुए हैं, कोई नया नवाचार हुआ है तो उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी प्रकाशित की जाती है। इसके बाद हम आते हैं कल्चरल एंड रिक्रिएशनल मीडिया। तो कल्चरल एंड रिक्रिएशनल मीडिया में क्या होता है कि देखिए, जैसे बहुत फेमस मॉन्यूमेंट्स होते हैं, कोई फेमस मंदिर है, तो वहाँ पर इस तरीके से पर्यावरण से संबंधित पर्यावरण के पदार्थों को ही यूज़ करते हुए झांकियाँ निकाली जाती हैं और इन झांकियों को प्रदर्शित करने का यही पर्पस होता है कि हम पर्यावरण के निकट रहें, पर्यावरण से एक सामंजस्य बिठाए रखें। तो इस तरीके से हम एनवायरनमेंट्स को रिलेट करते हुए एजुकेशन को सर्कुलेट करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे राधा कृष्ण मंदिर है, राष्ट्रीय उद्यान है, सेंचुरीज़ हैं, सांची के स्तूप है, एलिफेंटा की गुफाएं हैं। अगर आप वहाँ जाते हैं, रानी दुर्गावती संग्रहालय है, जबलपुर के समीप भेड़घाट के में स्थित विभिन्न रंगों की संगमरमर की चट्टानें हैं, तो आपको वहाँ जाकर देखने मिलेगा कि किस तरीके से पर्यावरण की ही परिस्थिति की वस्तुओं को प्रयोग कर कर हम बहुत अच्छी झांकी का प्रदर्शन कर सकते हैं, उसको हम बना सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी फिल्म भी आई हैं, आप इनके एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, जिसमें पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को उठाया गया है। किस तरीके से एक पर्सन ने पूरे पहाड़ को काट के, जिसका नाम मांझी करके था, तो उन्होंने पूरा पहाड़ काट दिया था और उसको करके उन्होंने एक रास्ता बनाया था। तो कैसे हम एनवायरनमेंट को सहेजते हुए उसका हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, ये भी वहाँ पर चीज़ों को दिखाया गया था। तो पर्यावरण शिक्षा के विकास में जनसंचार माध्यमों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर ये माध्यम नहीं होंगे तो हमें टाइम टू टाइम जो भी इन पर्यावरण से संबंधित सूचनाएं हैं, जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो सम्मेलन हो रहे हैं, कार्यशालाएं हो रही हैं, उनके बारे में नहीं पता चलेगा और उन कार्यशालाओं से क्या प्रोडक्टिव आउटकम्स निकल रहे हैं, ये सब हमें जनसंचार माध्यमों के द्वारा ही पता चलता है और उसको हम अपने नेक्स्ट जनरेशन तक, छात्रों तक, छात्र छात्राओं तक, स्कूलों तक ये सब चीज़ें हम पहुंचाते हैं। इसके अलावा इसको हम पुस्तकालय में रखते हैं क्योंकि टाइम टू टाइम इनकी आवश्यकता हमको पड़ती है। तो इस समय सभी वर्गों के लोगों को ये आवश्यक है कि वो पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें, पर्यावरण से संबंधित सारी चीज़ों को समझें, किस तरीके से पर्यावरण
में हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, उसके संरक्षण में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें धीरे 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 करके इन जनसंचार माध्यमों के द्वारा ही सर्कुलेट करी जाती हैं, लोकगीतों के माध्यम से ही सर्कुलेट की जाती हैं। तो अगर ये संचार माध्यम नहीं होंगे तो हमें बहुत सारी ऐसी जानकारी है, बहुत सारा ऐसा ज्ञान है जो हमारे तक नहीं पहुंच पाएगा और उनसे आगे बढ़कर हम सीख नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें, मीडिया का प्रयोग, मीडिया की भूमिका, समाचार पत्रों, रेडियो, बुक्स, जर्नल्स, इन सब की भूमिका यहाँ पर बताई गई है। कुछ नुक्कड़ नाटक भी किए जाते हैं, जैसे हायर एजुकेशनल लेवल पर बच्चों से ये उम्मीद की जाती है कि वो आपस में नुक्कड़ नाटक करें और उसका प्रदर्शन करें, जिससे जो आसपास के जन सम्मान के लोग हैं वो आकर्षित होते हैं और उनको ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि किस तरीके से हम खेल खेल में ज्ञानपूर्वक, मनोरंजन पूर्वक हम एक बहुत बड़े मुद्दे को उठाते हैं और वो छात्र छात्राओं के द्वारा उठाया जाता है और उससे कोई ना कोई सीख ली जाती है। तो ये बहुत अच्छा माध्यम है नुक्कड़ नाटक का कि जिसके थ्रू हम जन सामान्य को उपयोगी जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बीमारी हो रही है, डेंगू है, ये सब अभी मौसम के बदलाव से बहुत फैलता है, तो इसकी जानकारी हमें पढ़े लिखों समाज के व्यक्तियों को तो देनी ही चाहिए। साथ ही साथ ऐसे लोगों को भी जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो कमज़ोर वर्गों से आते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है लेकिन उनको जानकारी भी नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी हम ये सब चीज़ें प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके अलावा प्रदर्शनियाँ भी होती हैं जो एक मीडिया का फॉर्म है और प्रदर्शनियों के द्वारा भी हम लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं पर्यावरण के प्रति। जैसे जीव विज्ञान से रिलेटेड कोई भी प्रदर्शनी है, वन प्रदर्शनी है, ध्वनि प्रदूषण, बहुत सारे प्रदूषण होते हैं, उन प्रदूषणों से रिलेटेड भी प्रदर्शनी लगाई जाती है और साथ ही साथ स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया जाता है कि कैसे आप इन सारे इश्यूज़ को, क्राइसिस को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब मीडिया के फॉर्म्स बताई गई हैं, मीडिया से रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपल यूज़ ऑफ मीडिया इन एनवायरमेंटल एजुकेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया को एक्सप्लेन करना है और उसको एक्सप्लेन करते हुए एनवायरमेंट एजुकेशन के ज्ञान को, उनकी चेतना को, उनके नए नए नवाचारों को कैसे हम जन सामान्य तक सर्कुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। अब हम आते हैं यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एनवायरमेंट एजुकेशन। तो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे कर सकते हैं? देखिए, बहुत ज़्यादा जितने भी मीडियाज़ हैं ये सब टेक्निकल बेस्ड मीडियाज़ हैं। अगर हम ऑडियो मीडिया की बात करें, विजुअल मीडिया की बात करें, ऑडियो विजुअल मीडिया की बात करें, तो ये सब टेक्नोलॉजी बेस्ड मीडिया हैं और इनके थ्रू अगर हम सूचना को प्रेषित करते हैं तो ये ना सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में बल्कि ये देश विदेश में भी प्रकाशित होती हैं, प्रसारण इनका होता है। तो टेक्नोलॉजी का वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है नई नई जानकारी को, सूचनाओं को प्रेषित करने के लिए। अगर एयर क्वालिटी, जैसे आपको पता चल जाएगा आज का मौसम कैसा रहेगा, आज कितना टेम्परेचर रहेगा, कल बारिश होगी, थंडर स्टॉर्म आएगा, तो इन सब चीज़ों से पहले ही अगर आपको अवगत करा दिया जाएगा तो आप उनके सुरक्षा परिणामों को देख सकते हैं, लेते हुए आप अपने दैनिक जीवनचर्या को चलाएँगे। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है एनवायरमेंटल एजुकेशन में। अब यहाँ पर क्या है कि ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में तकनीकी द्वारा पर्यावरण जागरूकता दी जाती है। जैसे विभिन्न संसाधनों का प्रयोग करते हुए हम सूचना एवं तकनीकी का प्रयोग करते हुए पर्यावरण की प्रति जागरूक करते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं। कृषि में इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है टेक्नोलॉजी का, क्योंकि टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हमें बताया जाता है कि इस ड्यूरेशन पे गर्मी कैसी पड़ेगी, कैसे क्रॉप यील्ड होगी, किस तरीके से हम अपने खेती करें, कि कौन से नए नए तरीक़ों से हम खेती कर सकते हैं। और जो किसान होते हैं उनको रेडियो के माध्यम से इस तरीके से एक चैनल जैसे कृषि दर्शन है, दूरदर्शन के द्वारा प्रेषित किया जाता है। उस कृषि दर्शन में हर दिन कोई ना कोई नया टॉपिक लिया जाता है, हर फसल के बारे में जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, नई दिल्ली में जो उनकी IARI इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ से जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो सारी ज्ञान जानकारी प्रेषित करते हैं और पूरे भारत
भर के किसान अपनी अपनी भाषा में रेडियो के थ्रू इन सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य में सूचना प्रौद्योगिकी का क्या भूमिका है। अब देखिए इतना बड़ा एक पेंडेमिक आया, अगर हम उसी का एग्जाम्पल लेते हैं, तो जो पेंडेमिक आया, अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो टाइम टू टाइम जो अपडेट की जा रही है पेंडेमिक से रिलेटेड, किस तरीके से हमें अपना बचाव करना है, किस तरीके से हमें घर में रहते ही जो हमारी घरेलू चीज़ें हैं उनका प्रयोग करते हुए हम इस बीमारी से बच सकते हैं। अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो आप बाहर तो निकल ही नहीं सकते हैं, पूरी तरीके से बैंड है आपका बाहर निकलना। तब आपको ज्ञान, सूचनाएँ, सारी जानकारी आपके घरों तक जितने भी रिसोर्सेज हैं, कोई भी आपको सामान चाहिए, ये सब कैसे पहुंचेगा? ये सब बिना टेक्नोलॉजी के संभव नहीं है। इसीलिए सूचना प्रौद्योगिकी की बहुत ही अहम भूमिका है पर्यावरण में और मानव स्वास्थ्य में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जनसंचार के माध्यम से निम्नलिखित रूप से उपयोगी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे इकोलॉजिकल क्लब। अगर हम आसपास के लोगों को मिलाकर एक सोसाइटी में इकोलॉजिकल क्लब की स्थापना करें, वहाँ पे टाइम टू टाइम इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन करें, बहुत सारी क्रियाकलापें कराएं, एक्टिविटीज़ कराएं, और उसमें बहुत सारी फिल्म्स, स्ट्रिप्स, समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, और वहाँ की खुद की उनकी अगर कोई बुक है तो मैगज़ीन है उसका प्रेषण करें, तो उसके थ्रू हम सामान्य को इसके प्रति अवेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में भी पर्यावरण से संबंधित नई नई जानकारियाँ दी जाती हैं। कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से उन लोगों को आपस में जोड़ा जाता है और उनको नई नई ऊर्जा उत्पादन, कृषि में उन्नत भूमि सुधार आदि से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो टाइम टू टाइम दी जाती है। तो आज के समय में पर्यावरण की क्योंकि जो भी स्थिति बनी हुई है उसको सुधार करने के लिए, उसके प्रति जन सामान्य को जागरूक करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है पर्यावरणीय शिक्षा में। और इसका प्रयोग करते हुए हम बहुत ही पर्यावरण से संबंधित जानकारियों को प्रेषित कर सकते हैं। संरक्षण से संबंधित जानकारियों को, प्रदूषणों के कारणों के जानकारी को हम जन सामान्य तक पहुंचा सकते हैं। पर्यावरण की उपयोगिता तथा अच्छे स्वास्थ्य हेतु इसका प्रयोग किया जा सकता है टेक्नोलॉजी का। और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते ही हम प्रकृति के रहस्यों को भी पता कर सकते हैं। विद्यार्थी पर्यावरण के बारे में आस्थावान होते हैं। तो एक तरीके से पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी को बनाने के लिए हमें नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके एनवायरनमेंट एजुकेशन को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसको ही पढ़ाकर हम मनोरंजन के साथ, एनवायरनमेंट के साथ एक सामान्य जो भावनात्मक रिश्ता है वो हम क्रिएट कर सकते हैं स्टूडेंट्स का, और उसके थ्रू ही हम इस नॉलेज को सर्कुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन पूरे टॉपिक में हमें ये बात देखने को मिली कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया का प्रयोग करके पर्यावरण शिक्षा को सर्कुलेट किया जा सकता है। अगर ये मीडिया नहीं होगी तो हमारी जानकारी एक जगह इकट्ठी हो जाएगी और उसको हम बहुत वास्ट लेवल पर, पूरे मास लेवल पर सर्कुलेट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में भी बहुत का यूज़ करके हम टाइम टू टाइम इतने एडवांसमेंट कर सकते हैं जो पर्यावरण में, मान लीजिए एक जगह कोई क्रियाकलाप हो रही है, उसका सर्कुलेशन पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द इंडिया, कैसे हम उसका सर्कुलेशन कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। कोई नई आइडिया आया है किसी भी क्षेत्र में तो उसको हम सर्कुलेट कर सकते हैं। खेती में बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है टेक्नोलॉजी का, क्योंकि एक तरीके से गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ती है किसानों को। वो कहीं से पूरी तरीके से कोई ट्रेनिंग नहीं लिए होते हैं, तो उनको एक गाइडलाइन भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही टाइम टू टाइम रेडियो और टेलीविज़न के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्राप्त होती हैं। तो इस पूरी कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यूज़ ऑफ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इम्पॉर्टेंट है एनवायरनमेंट एजुकेशन में। और स्टूडेंट के लिए तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनको बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों के कॉन्सेप्ट को समझ में आ जाए। आगे वो भी इस तरीके के कुछ समाचार पत्रों में लेख लिखें, कुछ कविताएं लिखें, कुछ ऐसे मोटिवेशनल लेख लिखें जिससे जन सामान्य को बहुत ही ज़्यादा जागरूकता हो पर्यावरण के प्रति। थैंक यू।